हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसका जो है 8वां लेसन गांव, शहर और व्यापार जो है देखने वाले हैं। अच्छा, अन्य जो सभी लेसने हैं 1 से लेकर के 7 तक, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया है। यदि आप लोग बीपीएससी, यूपीएससी या फिर बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 की, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वे भी समझने के लिए जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, गांव, शहर और व्यापार। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, ऑब्वियस बात है, आज एक कॉमन बात है ये लोहे का उपयोग। हमारे घर में जितनी भी चीज़ हैं उनमें से आपको कम से कम 50 to 60% ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा उसमें लोहा का प्रयोग हुआ ही होगा। लोहे की चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, बिल्कुल करेक्ट है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। किस उपमहाद्वीप का बात कर रहा है? ये भारतीय उपमहाद्वीप का बात कर रहा है कि यहाँ पे जो लोहे का प्रयोग था 3000 साल पहले स्टार्ट हो गया। महापाषाण कब्रें। कब्रों में लोहे के औजार जैसे हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण कब्रें आपको याद ही होगा, पिछले 2 या 3 तीसरे वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। उस टाइम में जो है इनको खामोश प्रहरी भी बोला गया था। और मैंने ये भी बताया कि नेपाल में प्रहरी जो है सेना को कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ किया जाता है। और क्या होता था कि एक कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको जो है ताबूत में रख करके और उसके साइड साइड से छोटे छोटे या छोटे फिर बड़े फिर उससे बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, जिनको खामोश प्रहरी कहा गया था। और ये महापाषाण की कब्रें होती थी। अच्छा, एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं उससे कि इन जो ताबूत के पास जो पत्थर लगाए जाते थे, किसी किसी में तो बहुत ढेर सारे थे और किसी में जो है एक ही पत्थर होता था। और जिसमें ढेर सारे पत्थर होते थे उसमें एक पोर्ट होल छोड़ा जाता था उसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। तो उस टाइम में जो है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो है बड़ी संख्या में वहाँ से मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब? 2500 साल पहले जो है हमें लोहा का जो है उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, इसका प्रमाण मिलता है। किन किन चीज़ों में जो है इस्तेमाल किया जाता था देखते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। ठीक है, लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। और हम लोग महाजनपद के टाइम में भी क्या देखते हैं कि हल जो है जुताई के लिए जो हल था उसमें लकड़ी की जगह पे अब क्या लोहे का प्रयोग होने लगा था। चलिए, कृषि उत्पादन के लिए जो है उठाए गए अन्य नए कदम, अन्य जो है कदम है क्या? सिंचाई। महापाषाण काल के टाइम का है ये बात कर रहा है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। मतलब जब समृद्ध गांव नहीं होगा तो राजा और उनके राज्य कहाँ से बने रहेंगे। जिस तरह कृषि के विकास में जो है नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी जो है साबित हुई। तो मतलब नया औजार और रोपाई टेक्निक जो आया था आपका महाजनपद काल में आ गया था। तो उस समय कृषि के विकास में ये जैसे ज़रूरी थे वैसे ही सिंचाई भी का भी उपयोग जो है बहुत ही उपयोगी साबित होता है सिंचाई। ठीक है, इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जो है जलाशय बनाए गए। तो किस टाइम का ये बात कर रहा है? तो आपका महापाषाण काल का बात कर रहा है। ठीक है, 3000 साल पहले की बात कर रहा है ये। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये चिमटा है, ये कुल्हाड़ी है और ये हंसिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मे भी TRE 4.0 में ये क्वेश्चन आ जाए। तो गांव में कौन रहते थे? ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप, कौन से? भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लगभग कितने टाइप के लोग रहते थे? तो आपका 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत की बात कर रहा है। यहाँ देखिए, मैंने एक मैप ड्रॉ करके ये बताया है कि ये तमिल क्षेत्र है। और यहाँ पे बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार, साधारण जो हलवाहे थे यानी कि जिनके पास हल था उनको उनवार कहते हैं।
देन भूमिहीन मजदूर जो थे उनको दास, कड़ैसियर या अधिमई कहलाते थे। ठीक है, तो ये में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिमई किसे कहा जाता है, और उसमें दे दे साधारण हलवाहे, बड़े भूस्वामी, या साधारण कृषक, या भूमिहीन मजदूर। तो आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में किन किन चीज़ों को क्या कहा जाता था देश के उत्तरी हिस्से में। ठीक है, यानी कि यूपी, बिहार, आपका पंजाब साइड, ये सब। गांव का जो प्रधान व्यक्ति था ग्राम भोजक कहलाता था। तो गांव का एक हेड होता था, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मुखिया होता है ना, वही है ये ग्राम भोजक। ठीक है, तथा ये जो है अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ये पद जो था अनुवांशिक था। तो उस समय जो ग्राम भोजक का पद था अनुवांशिक था। ये आपका कथन और कारण वाले में जो है या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दे करके इसे देख लीजिएगा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि मान के चलिए ये पूरा गांव है। ठीक है, अब इसमें ये परिवार जो है बहुत ही धनी मनी है। ठीक, अब इसका एक व्यक्ति को आप ग्राम भोजक बना दीजिए कि आप इस पूरे गांव की देखभाल कीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद में इसी का तो बेटा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तो फिर इसका बेटा ही इस पूरे गांव की देख रेख करेगा। ठीक है, ऐसा ये सिस्टम चलते रहता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर जो है इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो अब बहुत ढेर सारा इसके पास ज़मीन है इतना, तो ये खुद तो काम करेगा नहीं, किसी और से काम करवाएगा, तो वो दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण ये बहुत ही प्रभावशाली होता था। तो राजा भी क्या करता था, क्या देता था कि तुम इधर एरिया का है, क्या करो कि तुम हमें टैक्स वसूल के दे दो, इधर की जो है पुलिस व्यवस्था को तुम थोड़े टाइम के लिए देख दो, या फिर यहाँ पे कोई पंचायती वगैरह है तो इसके जो है इसको न्यायाधीश बन करके जो है इसका काम निपटा दो। ठीक है, मतलब कि फैसला सुना दो। राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ग्राम भोजक का काम क्या होता था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ग्राम भोजक के अलावा इसके अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ये फ्री मतलब ये जो कृषक होते थे एकदम स्वतंत्र होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। यानी कि आज के टाइम में देखा जाए तो जिसके पास कुछ ज़मीन है, ठीक है, उसको दूसरे के खेत पे जा कर के मेहनत मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो किसान क्या हो गया, गृहपति हो गया। ठीक है, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, यानी कि अपने खेत पे काम किए, देन उस फसल उपजाए और खुद खाएं, परिवार का पालन पोषण किए। इसके अतिरिक्त जो है कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती थी। ठीक है, ऐसे को क्या कहते हैं, दास कर्मकार। और साउथ इंडिया में क्या कहते थे ऐसे को, बताइए ज़रा, अधिमाई और दास कड़ैसियर, भूमिहीन किसानों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में जो थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं था, आज भी आप लोग देखते होंगे जो मेहनत मजदूरी करते होंगे, जिनके पास थोड़ी भी ज़मीन नहीं होती है, तो वे क्या कहलाते हैं उस टाइम के ये से दास कर्मकार कहलाते थे। ठीक है, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका जो है चलानी पड़ती थी। आगे अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। तो गांव में कौन कौन होते थे, लोहार होते थे, कुम्हार होते थे जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, लोहार जो लोहे का सामान बनाते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का, और बुनकर जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे शिल्पकार भी उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, VVI। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना जो है करीब 2300 साल पहले की गई। इसे संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै तमिलनाडु में है, यहाँ ये तमिलनाडु है ना, यहाँ पे मदुरै है आपका। मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, यानी कि इसको संगम साहित्य इसलिए कहते हैं। संगम यानी कि मिलन, और जो है मिलन यानी कि बहुत ढेर सारे जो है आदमी आकर के मिले तब जाके इसकी रचना हुई, इसलिए इसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे मिलते थे ये लोग और कहाँ पे इनका सम्मेलन होता था, तमिलनाडु के मदुरै में। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो
इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, इसमें से बहुत पूछेगा तो ये पूछेगा कि संगम साहित्य को संगम साहित्य क्यों कहते थे। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के इसका कलेक्शन करते थे इसीलिए। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा कि ये कहाँ पे कलेक्शन किया जाता था इसका, तो मदुरई में किया जाता था। आहत सिक्के, आहत मतलब किसी चीज़ पर चोट पहुंचा करके, ठीक है, चोट पहुंचा करके जो सिक्के बनाए जाते थे उसे आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोल होते थे। आयताकार हो गए, वर्ग के आकार के हो गए या गोल हो गए। ठीक है, ये या तो धातु की चादर को, एक धातु की चादर ले लिए और इसको काट काट के गोल कर दिए, ऐसे बनाए जाते थे। नहीं तो धातु के चपटे गोलिकाओं से एक धातु हो गया और इस पर कुछ से प्रहार कर दिया और देन उसके बाद में बना दिए गए। सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी जो है सिक्का पर लिखा हुआ नहीं होता था। जैसे आज के सिक्के पर क्या लिखा रहता है, 5 रुपया 10 रुपया ऐसे, तो उस टाइम के सिक्के पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता था। ठीक है, या भारत सरकार लिखा होता है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो है ठप्पे से बनाए जाते थे। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोटो, ये है आहत सिक्के। तो इन पे जो है ठप्पा मार करके एक फ़ोटो बना दी है, वही हो गया आहत सिक्का। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो ईसा मसीह का जन्म कब होता है, ये आपका हो गया 0 और इधर 100 साल, इधर 200 साल और ये 100 और देन इधर 200 करते करते आज 2024 तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये लगभग कितना टाइम पहले, 3000 साल पहले का यह बात कर रहा है। तो 3000 से लेकर के 0 के मतलब ईसा मसीह के जन्म के कुछ टाइम बाद तक भी ये प्रयोग में रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिक्के के बारे में। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। किस युग के, तो 3000 साल पहले के कितने हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना कौन सा सिक्का मिला है, आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ठीक है, ये किन किन चीज़ों के बनाए जाते थे, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी कि बहुत से जो आकृतियाँ थीं उन पे आहत करके इनको बनाया जाता था। सॉरी माफ़ कीजिएगा, बहुत से जो धातु होते थे उन पे आहत करके इनको जो है बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। विनिमय के अन्य साधन, ये कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ें हो रही थी उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे या उन्हीं लाइंस को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये वीडियो लंबा भी ना हो और आप जो है थोड़े टाइम में ही ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। ठीक है, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मथुरा कहाँ है, आपका यूपी में है। तो यूपी जो है वो अनेक गतिविधियों का केंद्र था। आइए देखते हैं कैसे। तो यह जो है 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। कौन, मथुरा। मथुरा जो है 2500 साल से भी पहले से, मतलब 2500 साल से भी ज़्यादा से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। यानी कि यातायात भी था और व्यापार भी था। इसीलिए इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम, देखिएगा ये आपका यहाँ यूपी मथुरा हो गया, तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ये देखें, ये उत्तर पश्चिम हो गया, यहाँ से ऐसे जाते थे लोग और यहाँ से ये ऐसे जाते थे। उत्तर पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण, ये ऐसे जगह पे था मथुरा कि पूरा व्यापार का ये केंद्र बन गया था। ठीक है, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा के जो शहर थे, मथुरा में जो शहर था वो उसके चारों तरफ क्या थी, किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे, आज भी कई मंदिर हैं और पूरे विश्व विख्यात है, कई लोग आते हैं। आसपास के किसान जो है तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। तो यहाँ पे जो लोग शहर में रहते थे उसके लिए जो किसान थे और पशुपालक थे भोजन जुटाने का काम करते थे। ये भी आई। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। उस टाइम पे भी 2500 साल पहले भी मथुरा क्या था, मूर्तियाँ बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये भी है इम्पोर्टेंट, पूछ सकता है कि लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी दूसरी राजधानी। या ये भी पूछ सकता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी, तो मथुरा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, अभी भी श्री कृष्ण से संबंधित है ये मथुरा धार्मिक केंद्र। तो बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है यहाँ पे। तो
मथुरा एक धार्मिक केंद्र क्यों रहा है? तो बौद्ध विहार के लिए। विहार आप लोग जानते ही होंगे किसे कहते हैं, और कल ही के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है कि विहार क्या है। देन उसके बाद जैन मंदिर। आगे चलते हैं, यह कृष्ण भक्ति, देखिए आ गया ना, एक तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, फिर जैन धर्म से रिलेटेड है, और कृष्ण से भी रिलेटेड है। ये कृष्ण भक्ति का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख जो हैं हमें मिले हैं। तो मथुरा में प्रस्तर खंड और मूर्तियां जो थीं उन पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने दान का जो है उल्लेख करता है। तो ये जो छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे क्या अभिलेख, जिसपे जो स्त्री पुरुष दान करते थे उसका उल्लेख किया गया है। प्रायः शहर के राजा और रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान जो है करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो है अशोक के जिस प्रकार से अभिलेख मिले हैं हमें, बड़े बड़े अभिलेख, तो उस टाइप के अभिलेख नहीं मिले हैं मथुरा से। यहाँ से छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं जो दान किया करते थे लोग, उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या 3500 साल पहले जो है शिल्पकार और शिल्प की क्या स्थिति थी। ठीक है, पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने जो हैं हमें मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉप पॉइंट है, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तरी काले चमकीले पात्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपका ये आपको मिल जाएगा इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ये जो उत्तरी काले चमकीले पात्र होते थे ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इसका नाम उत्तरी काले पड़ा है। देखिए ये भारत हो गया, भारत के नॉर्थ एरिया में, इसलिए उत्तरी। ठीक है, काला क्यों? क्योंकि काला रंग क्या होता था। चमकीले यानी कि चमक उस पर होती थी, और पात्र मीन्स पात्र हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तरी काले चमकीले पात्र इसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ये में महापाषाण काल में जो है आपको किस प्रकार के पात्र मिले हैं? तो उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो कपड़े का उत्पादन जो था बहुत महत्वपूर्ण था, कपड़े का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। कब? महापाषाण काल टाइम में, लगभग आज से 3000 से 2500 साल पहले। कौन कौन थे केंद्र? तो एक तो उत्तर में वाराणसी जिसको बनारस कहते हैं, और दक्षिण में तमिलनाडु का मदुरै। मदुरै कुछ टाइम के लिए क्या बनी थी बताइए? मदुरै जो है कुछ टाइम के लिए आपका बनी थी, पांड्यों की राजधानी बनी थी मदुरै। अच्छा, मदुरै में ही आप देखते हैं कि तमिल जो है साहित्य यानी कि संगम साहित्य की रचना होती है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अभी आप देखें तो मदुरै में ही आपको एक बटरफ्लाई मिला है, और ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। ठीक है, यानी कि इसकी जो पंख है ना वो काफ़ी बड़ी है, 19 सेंटीमीटर की है। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, बट वो सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई मिली है। ठीक है, यहाँ जो स्त्री पुरुष जो है दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापार अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहा कहते हैं। तो शिल्पकार और व्यापारी अपना अपना जो है एक संगठन बनाने लगते हैं जिसको क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो था प्रशिक्षण देना। जो शिल्पकार थे और इनके जो श्रेणी थे यानी कि संघ थे उनका काम क्या था? प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में जो है काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश जो है लाभ के लिए किया जाता था। तो देखिए जो शिल्पकार थे उनका काम था कि दूसरे जो आ रहे हैं उनको प्रशिक्षित करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना। ठीक है, और व्यापार खोजना, मतलब बाजार खोजना कि मार्केट है कि नहीं। ठीक है, उसका। अब आते हैं व्यापारी।
व्यापारी का काम होता था आपका ये क्या करना, व्यापार का संचालन करना और उसके बाद में बैंक के रूप में काम करें, यानी कि दूसरे से हम पैसा ले लिए और पैसा को अपने पास रखें, जो उसका जो है उसको इन्वेस्ट किए कहीं पे और उससे जो इनकम आए, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है अपने पास रखें और बाकी उसको लौटा दे या फिर मठ वगैरह को दे दे, ठीक है। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को जो है दे दिया जाता था, ठीक है। जैसे बैंक करती है ना, आपको आप यदि 1000 रुपये जमा कीजिए, देन उसके बाद में बैंक क्या करेगी, उसको कहीं और लगा देगी, जिस आदमी को ज़रूरत है पैसे की, बैंक से जो लोन ले रहे हैं उसको दे देती है। देन उसके बाद में जो है अगर आप पैसा निकालने गए तो आपका पैसा देखिएगा 1000 से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करती है बैंक, उसको जिसको ब्याज पर दी है उससे कुछ पैसा मिला होगा, इनकम होगा तो उसको जो है आपको थोड़ा बहुत लाभ दे देगी। वही काम यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद में जितने भी लाभ मिलते थे या तो जिसका पैसा हो उसको दे दिया जाता था या फिर किसी धार्मिक संस्थान को दे दिया जाता था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उत्तरी काले चमकीले पात्र के बारे में, NBPW के बारे में। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार की मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, यानी कि जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, ठीक है, और उसको पकाने के लिए आग में डालता है, वैसे ही क्या करते थे, इसको बहुत उच्च तापमान पर इसको रख के जो है काला कर दिया जाता था। मानते ये बर्तन है और इसको आग में ऐसे डाल करके पकाया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करके इसको ब्लैक कर दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह जो है काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाया जाता था। अब इसको चमकीला बनाने के लिए एक पतला सा काला लेप लगा दिया, ठीक है, और जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक जो है प्रदान कर देता था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी कि उत्तरी काले चमकीले बर्तन के बारे में, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। चलिए, सूत काटने और बुनने की क्या क्या नियम थे, ये नियम अर्थशास्त्र के, इसलिए मैंने लगाया है इसको, VVI आप लोग कर सकते हैं कि ये सूत काटने और बुनने के नियम किस जो है ग्रंथ में दिया गया है, तो या किस पुस्तक में दी गई है, तो आप उसका दे देगा उपनिषद या फिर पुराण, वेद और अर्थशास्त्र। तो क्या हो जाएगा आंसर, अर्थशास्त्र। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए जो है विधवाओं, सक्षम और असक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्ध वेश्याएं थी उनको और राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। अच्छा, देवदासी यहाँ से एक शब्द आ रहा है आपको, क्या आपको पता है देवदासी क्या होता है? तो पुराने टाइम में ना क्या किया जाता था कि लड़कियों की शादी जो है भगवान से करा दी जाती थी। जैसे कृष्ण जी के मंदिर में ले गए, कृष्ण जी से उस लड़की का विवाह करा दिया, और ज़्यादातर ये जो देवदासियाँ होती थी ना गरीब परिवार से होती थी, और उस लड़की को जो है ऑल टाइम मंदिर में ही रहना पड़ता था। हालांकि इस जो प्रथा थी ना, इसका काफ़ी मिसयूज भी हुआ सोसाइटी के तरफ से। लोग जो है उस लड़की को जो है उसके साथ गलत आचरण भी करने लगे थे, तो इसी को कहते हैं हम लोग देवदासी। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइम में भी वेश्याएं होती थीं। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि क्या जो है लगभग 3000 से 2500 साल पहले क्या वेश्याएं होती थी, तो बिल्कुल होती थी। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र में जो नियम दिए गए हैं कि कैसे सूत काटा जाता था, कैसे उसका यूज किया जाता था, तो उसमें ये बताया गया है कि इसमें महिलाएं भी काम कर रही थीं। जो महिलाएं असक्षम हो चुकी हैं, यानी कि वृद्ध हो चुकी हैं, या फिर राजा के दरबार में काम करती थी बट वो अब काम नहीं कर पा रही हैं, तो वे सभी जो हैं आकर के इसमें काम करती थीं। ठीक है, चलिए, इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार जो है पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। मतलब जो अब असक्षम हो चुकी हैं आने जाने के लिए, तो वे कच्चा माल मंगवा करके अपने दासी से, और देन उसके बाद में फिर तैयार माल उनको भिजवा देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, अपने माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, और जिन्हें
उन्हें जो पारिश्रमिक है वो मिलता था। ठीक है, इस समय जो है माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अच्छा, अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ जो देखता है तो इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्या बता रहे हैं, अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि कैसे सिस्टम होना चाहिए आपका, राज्य दरबार में क्या नियम होने चाहिए ताकि जो है जनता खुशहाल रह सके। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है वो दुनिया का पहला ऐसा किताब है जिसमें संप्रभुता के बारे में चर्चा की गई, पहला ऐसा बुक है जिसमें बताया गया है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये दोनों जो मैंने अभी लाइंस बोले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु के बारे में। अरिकामेडु एक जगह है और ये जो है कहाँ मैं बताऊँ, चलिए यहाँ बता देती हूँ। ये भारत है ना, तो यहाँ पे एक जगह है पोडुका, और ये जो पोडुका है पोडुका का ही नाम है, मतलब अरिकामेडु जगह है और उसका जो है पोडुका नाम पड़ा है रोमन नाम। पोडुका जो है इसका रोमन नाम है अरिकामेडु का। अरिकामेडु जो कि पुदुचेरी में है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु क्या था, एक पतन था, यानी कि बंदरगाह था, सी पोर्ट था। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान जो है उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना जो एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है, यानी कि अरिकामेडु से हमें क्या मिले हैं, एक ईंटा का बना हुआ ढांचा मिला और शायद वो गोदाम था। ठीक है, यहाँ भूसागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अब ये एम्फोरा क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। एम्फोरा मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, एम्फोरा जो है ना ये एक बर्तन हो गया और इस पर थोड़े बहुत जो है डिज़ाइन वगैरह किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन थे लाल रंग के। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये एम्फोरा नहीं है, ये एरेटाइन है। ठीक है, एम्फोरा जो था ना वो ऐसे होता था और ये ऊपर ढक्कन और यहाँ से ऐसे डंडा लगा हुआ था। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन यानी कि ऐसा जैसे मुहर लाल चमकदार बर्तन मिले हैं, रेड कलर का होता था पूरा और इसमें थोड़ा बहुत जो है डिज़ाइन वगैरह किया गया रहता था। जो मैंने यहाँ बताया ना वो एरेटाइन का बताया था। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। किसको, एरेटाइन को। ठीक है, और किस में शराब रखने का काम किया जाता था या तेल, तो वो रखा जाता था एम्फोरा में। ओके, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे मिले हैं, मतलब मिट्टी का बर्तन मिला है और जिस पे जो है कुछ लिखा हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में जो है कुछ लिखा हुआ है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। तो मिट्टी के जो बर्तन थे ना उस पर कुछ लिखा हुआ रहता था तमिल भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, तमिल ब्राह्मी जो है अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे, यानी कि भारत में ही बनाए जाते थे। यह रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। यदि आप गूगल करेंगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर जो है रोमन लैंप दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो एक बार गूगल करके बेशक देखने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही छोटे छोटे जो है कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के जो है पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेरी गाजा का यूनानी नाम क्या है, तो भरूच है। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। भरूच का यूनानी नाम क्या है, तो वो है बेरी गाजा। ठीक है, चलिए अब बेरी गाजा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमें, वहाँ से क्या चीज़ें आते थे और यहाँ से क्या चीज़ें जाती थी, इनके बारे में देख लेते हैं। बेरी गाजा एक संकरी भरूच जो है वो कहाँ है, मैं बता देती हूँ। ये आपका गुजरात वाला इलाका हो गया। ये आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा भरूच, जिसका नाम क्या था, बेरी गाजा। किस लैंग्वेज में, यूनानी नाम था इसका।
यूनान वालों ने इनका नाम बेरी गाजा रख दिया था। बेरी गाजा एक संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल था। ये ऐसा था जगह था ना जहाँ पे नाव चला करके जाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जाया करते थे और बहुत सारे सामान जो है लेकर के आते थे। कौन कौन सी चीज़ें? बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के आयात होता था, यानी कि बेरी गाजा पे पहुँचता था। ठीक है। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार जो है लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये सभी चीज़ें जो हैं राजा के लिए लाकर दी जाती थी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग व्यापार और व्यापारी के बारे में कि 3000 से 2500 साल पहले व्यापार और व्यापारियों की क्या स्थिति थी। और देन उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत और हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तुमने उत्तर काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खासतौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पूर्व स्थलों से मिले हैं। बिल्कुल भी मिले हैं। तो उत्तर काले वाले जो बर्तन मिले हैं उनकी कटोरियाँ और हमें थालियाँ मिली हैं। ठीक है। और क्या मिले हैं? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो ऐसा अनुमान था कि उत्तर में जो काले बर्तन मिलते थे चमकीले वाले, तो उनको ले जाकर के कहीं कहीं पे बेचा जाता था। ठीक है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, आपको पता होगा ही कि वास्को डी गामा भी काली मिर्च और मसाले के लिए ही दक्षिण भारत पहुंचा था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काला सोना कहा जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे काला सोना के नाम से जाना जाता था दक्षिण भारत में? तो काली मिर्च को। व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते जो है रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के जो हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छे व्यापार चल रहे थे। कब? 3000 साल से 2500 साल के टाइम पर। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है जो संगम कविताओं में मिलते हैं, उसके बारे में है। अब आगे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी कि बहुत सारे लोग समुद्री यात्रा की खोज कर लिए, देन उसके बाद में नाविक जो है वो किस तरफ से, कौन सी दिशा से जो है पवन चलने वाली है, उसी के अनुसार से जो है अपना काम किया करते थे और इससे वे जल्दी पहुंच जाते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो जब अफ्रीका से या अरब से पूर्वी तट, अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप को देखिए, ये अफ्रीका और ये भारत, ठीक है। तो जब यहाँ से जो है पूर्वी तट पे पहुँचना चाहते थे, अरब के पूर्वी तट से भारत पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का फ़ायदा उठाते थे और चल देते थे। ठीक है। इससे इनकी लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ का निर्माण किया जाता था। तो इतनी लंबी लंबी यात्राएं थी तो इनको मजबूत जहाज़ को निर्माण जो है करना ही पड़ता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। कौन? भारतीय उपमहाद्वीप के। देखिए कहाँ इतना बड़ा प्रदेश है। पठार और मैदान, इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान भी हैं। ठीक है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो है सबसे उपजाऊ है। पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में कौन से नदी का जो है मैदान सबसे उपजाऊ है? तो कावेरी नदी का। जैसे उत्तरी भारत में कौन है? गंगा नदी। वैसे ही मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों, राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति जो है हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा की गई है। मूवेंदार बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि मूवेंदार क्या है। यह एक तमिल शब्द है। क्या है? यह एक तमिल शब्द है मूवेंदार, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका जो प्रयोग है 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये कौन कौन थे? चोल, चेर और पांड्य, जो कि साउथ इंडिया में थे ना आपके, चोल, चेर, पांड्य। तो इनके लिए जो है मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है, जो करीब 2300 साल जो है पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन 3 मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता थे। ठीक है। ये चोल, चेर, पांड्य जो थे ना, इनकी 2-2 जो है
मुख्य सत्ता केंद्र थी कौन कौन से, एक तो तटीय हिस्से में और दूसरे अंदरूनी हिस्से में। मानते हैं कि चोल का यहाँ पे हो गया, चेर का यहाँ पे हो गया, पांडे का यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो एक तो तटीय इलाके में हो गया, देन उसके बाद अंदरूनी भाग में भी जो है एक एक केंद्र थे इनके। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो मैंने बताया ही था मदुरई के बारे में जब मैं बता रही थी तभी। इसमें से आपका क्वेश्चन पूछेगा, एक तो मूवेंदार के बारे में कि मूवेंदार क्या होते थे, दूसरा आपका पूछेगा कि चोलों का पतन का क्या नाम था, पुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है। और पूछ सकता है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी। इसके लगभग जो है 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का जो है प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। तो पश्चिम भारत किधर हो गया आपका, ये हो गया इंडिया का मैप, ये वाला जो इलाका है पश्चिम भारत हो गया। तो यहाँ पे किस राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, तो सातवाहन का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो यहाँ पे जो सबसे जो प्रमुख राजा था वो गौतमी जो थी ना, उनका जो पुत्र था सातकर्णी वो बना, ठीक है। उसके बारे में हमें जो है उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चला है। तो सातकर्णी के बारे में हमें कैसे पता चला, तो जो गौतमी जो थी उनकी माता वो एक अभिलेख दान करती हैं, तो उससे पता चलता है, ठीक है। वह और अन्य सभी सातवाहन जो शासक थे दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो कौन कौन, एक तो सातकर्णी और देन अन्य जो सातवाहन थे वे क्या कहलाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी कि क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए एग्जाम में ये आ सकता है कि दक्षिणापथ का अर्थ क्या होता है। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, ये जो साउथ वाला है ना, इसके जाने वाले रास्ते के लिए। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं जो है भेजी, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैंने कुछ ओल्ड NCERT से जो है डाटा कलेक्ट किए हैं, तो उसको मैं बता देती हूँ। रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो रेशम बनाने का टेक्निक जो है सबसे पहले कहाँ आया, चीन में आया। कब आया, 7000 साल पहले आ गया था। हजारों सालों तक बाकी दुनिया से इसे छुपाया गया। चीन ने हजारों सालों तक जो है बाकी दुनिया से इसे छिपा के रखा। ये लोग जिस रास्ते से जाते थे उसे रेशम मार्ग कहलाता था। देखिए चाइना से जो है ये लोग यूनान साइड, UAE जो है ना, यूनान वगैरह ये सब इस एरिया में जो है ले जा कर के अपना सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र जो है बेचते थे। मैप के थ्रू मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये चाइना है, यहाँ से लेकर के जो है ये ऐसे जाते थे। तो बीच में पहाड़, मरुस्थल वगैरह सब आता था, तो इनको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इस मार्ग को कौन सा मार्ग कहा गया, रेशम मार्ग कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो कुषाण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। तो मध्य एशिया पे था और पश्चिम उत्तर भारत पे इनका कुषाणों का जो है शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। किसके, कुषाणों के, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। कौन, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है, मैं बता देती हूँ। ये भारत है ना, तो ये पाकिस्तान वाला जो इलाका है यहीं पे है थोड़ा तक्षशिला, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक विशेष जो है एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक जो है पहुँच जाता था, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तमिल के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, बताइए। तमिल यानी कि साउथ में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था। नॉर्थ वाले बड़े भूस्वामी को तो ग्राम भोजक कहा जाता था और साउथ वाले को वेल्ला कहा जाता था। ग्राम भोजक जो नॉर्थ में बड़े भूस्वामी होते थे, ठीक है। ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्रायः दास और मजदूर के द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवा है,
हलवाहे को उनवार कहा जाता था। अच्छा, नॉर्थ भारत में आ जाइए तो जो स्वतंत्र किसान थे उनको क्या कहा जाता था, तो गृहपति। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र भूस्वामी होते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्थ में आपका भूमिहीन किसान, दास कैडेसियर, माफ़ कीजिएगा, दास कैडेसियर और अदमई, ये साउथ वाले होते थे भूमिहीन किसान। ठीक है, और नॉर्थ में क्या कहा जाता था भूमिहीन किसानों को, देख लिया जाए। हाँ, दास कर्मकार कहा जाता था। ठीक है, जिसके पास नॉर्थ में जो है ज़मीन नहीं होती थी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सही जवाब ढूंढना है इसमें। आहत सिक्के किन किन चीज़ों के बने होते थे, तो चांदी के और तांबे के। ठीक है, मथुरा क्या थी, मथुरा जो है वो धार्मिक केंद्र था। साथ में किन किन चीज़ों का, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कृष्ण संप्रदाय वाले के। श्रेणी मतलब क्या होते थे, किन किन चीज़ों की श्रेणियाँ होती थी, एक शिल्पकारों की और व्यापारियों की। शिल्पकारों की श्रेणियों का क्या काम होता था, एक कच्चा माल उपलब्ध कराना, देन ट्रेनिंग देना कि शिल्पकार के जो काम है उसका ट्रेनिंग देना, और फिर आपको जो है मार्केट प्रोवाइड कराना। और व्यापारी का क्या काम होता था, व्यापारी का काम होता था एक तो व्यापार का करना, देन उसके बाद में बैंक के रूप में काम करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।